नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए हिंदी का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करें ऐसा कौन सा शब्द है जो दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो वार ये दिन का पर्यायवाची है, वासर भी दिन का पर्यायवाची है, दिवा भी जो है वो क्या है, दिन का पर्यायवाची है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बच जाएगा। दिनमान जो है वो दिन का पर्यायवाची नहीं है। अब देखने से तो आपको लग रहा होगा कि दिनमान भी दिन का पर्यायवाची है, लेकिन दिनमान जो है वो दिन का पर्यायवाची नहीं है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं दिन के पर्यायवाची की बात करता हूँ तो तीन तो हो गए, वार, वासर और दिवा। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि अहन। अहन किसका पर्यायवाची है? तो अहन जो है वो किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। आपका याम, याम भी किसका पर्यायवाची है? तो याम भी आपका दिन का ही पर्यायवाची है। तो ये दिन के पर्यायवाची आपको सारे के सारे याद रखना। और दिवस तो आपको पता ही है, ये भी किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। कुछ और पर्यायवाची मैं आपके बीच बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप भी एचपी टीजीडी कमीशन और जेवीडी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, भाई आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, तो जुड़िए। मात्र और मात्र 499 रुपये में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का जो मतलब है, जो क्लास हमारी लाइव होने वाली है वो रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। हमारे बैच में आज तक जितनी भी क्लासेस हुई है वो आपको सारी फ्री रिकॉर्डेड मिलने वाली है, जिनको आप शुरुआत से लेकर देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, सबसे बेस्ट बैच है, 5 से 6 टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आप 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों में। 2 या 4 की बात करते हैं, वही जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे हो जाता है वो होता है घोड़ा। बड़े ट्रेंड में चला हुआ है आजकल घोड़े का पर्यायवाची शब्द। तो अगर घोड़े के पर्यायवाची शब्द की मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घोड़े का जो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पे हमेशा अश्व आता है। अश्व की, अश्व का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अश्व को क्या बोला जाता है? तुरंग। बहुत बार सीधा क्वेश्चन है, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो अश्व का है। हय, हय भी किसका है? हय भी आपका जो है वो घोड़े का ही, अश्व का ही है। हय के अलावा घोड़ा, घोटक, सारे याद रखने हैं। घोटक, घोटक के अलावा आपका अटवी, अटवी भी किसका है? तो ये भी आपका, अटवी नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अटवी तो अरण्य का है। घोटक हो गया। घोटक के अलावा आपका और क्या आएगा इसमें? बाजी, बाजी हो गया। और एक है सेंधव। कौन सा है? सेंधव। तो सारे याद रखने। घोड़े के पर्यायवाची अश्व के जो है वो तुरंग है। तुरंग के अलावा हय है, घोड़ा है, घोटक है, बाजी है और सेंधव है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत बार सीधा क्वेश्चन देखो दोस्तों, बिजली के पर्यायवाची आजकल बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बिजली का या तो बोलेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बिजली का है चपला, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंचला, चंचला भी किसका है? बिजली का है। दामिनी, सौदामिनी, तो याद रखना है, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। तड़ित, तड़ित भी किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तड़ित कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तड़ित के अलावा विद्युत, आपको पता होना चाहिए। क्षण प्रभा और घनवली। तो एक बार दोबारा मैं इसके बोलता हूँ, बिजली के चपला याद रखोगे, चंचला याद रखोगे, दामिनी याद रखोगे, सौदामिनी याद रखोगे। तड़ित सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत तो आपको पता होना ही चाहिए। बाजुरा, क्षणप्रभा और घनवली, ये सारी के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बादल के भी बता दीजिए। बादल के भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बादल की बात करें, बादल की जो पर्यायवाची है वो आपका घन है, आपका जलद है, आपका जलधर है, आपका नीरद है, पयोद है, मेघ है, वारिद और वारिधर है। तो याद रखना, आपका बादल के घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, मेघ बहुत इंपॉर्टेंट है, वारिद और वारिधर। तो ये सारे के सारे किसके हैं? आपके बादल के हैं। तो ये देखो, पर्यायवाची शब्द थोड़े से मुश्किल होता है, लेकिन आसान हम इनको खुद बना सकते हैं। इनको आसान बनाने का जो काम है वो हम खुद कर सकते हैं, बस हमको एक बार इनको देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभ्यागत का संधि विच्छेद है। देखिए, अभ्यागत शब्द है और इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है? देखो, अभ्या जमागत तो नहीं होगा, ना ही अभी जमागत होगा, ना ही अभी जमा अगत होगा। इसमें तो अगत आ रहा है। पीछे हमेशा आपको देखना है यागत, आ, ये आ की मात्रा है, आ बड़ा आ है, तो हमेशा आगत तो पीछे आना ही आना था, तो ये भी गलत था। यहाँ से इसको आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते थे, पीछे आगत आ रहा है, तो याद रखना है ये क्या है आपका? अभी जमा आगत। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, किस प्रकार की संधि है? तो ये है आपकी यण संधि। यण संधि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ई का बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और हरी के बाद भिन्न स्वर आते हैं ना, वहीं पे आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हरी का यहाँ पे रॉ हो जाता है, कैसे होता है मैं एक एक बात आपको बताता हूँ। यण संधि में कैसे होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे
ई जमा अ है, तो ई जमा अ का क्या बन जाता है यहाँ पे, हमेशा यौ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे है अति जमा अधिक, तो अति जमा अधिक का क्या बनेगा, मैंने बोला ई का, ये ई है, ई और अ का क्या बन जाएगा, यौ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अत्यधिक। ये है आपकी यण संधि, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए स्वर के बाद आपको पता होना चाहिए, स्वर के बाद अर्थात जो दो स्वरों के विकार से जो परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के आगे जो है स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। तो सीधा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर के बाद अर्थात स्वरों का दो स्वरों के मेल से जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, उसी को स्वर संधि हम कहेंगे। जैसे कि सूर्य जमा अस्त में क्या बनेगा, सूर्यास्त बनेगा। और स्वर संधि के कितने भेद है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, आपका गुण संधि, आपका वृद्धि संधि, आपका यण संधि और आपका अयादि संधि। एक एक संधि को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर अप उपसर्ग का, देखो ये अपरिपक्व यहाँ पे नहीं हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये बोला जा रहा है कि अप जो उपसर्ग होता है यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। अगर यहाँ पे अपशय होता, अपशय भी देखो अपमान है, आपका अपकार है, यहाँ पे आपको पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और अप एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है ये तो मैं आपको पिछले वाले पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा एक बार बता रहा हूँ। तो जब किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द जुड़ता है, मतलब कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उनको ही हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि उपसर्ग क्या कर रहे हैं, शब्दों के पहले जुड़ते हैं। जैसे कि एक शब्द है हार, हार शब्द का मतलब होता है पराजय, लेकिन जब इसी के आगे मैं क्या जोड़ूंगा, प्रहार जोड़ दूंगा, प्र उपसर्ग जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, प्रहार, मतलब कि किसी को मारना। तो वही बात है कि उपसर्ग का जो अर्थ है, आपको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बताना ही क्या होगा, नया शब्द बनाना ही उपसर्ग होता है। देखिए मैं आपको पिछली वीडियो में बोल चुका हूं कि संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग है। जैसे कि आपका अति, अति उपसर्ग कहाँ कहाँ लगने वाला है, तो अति का मतलब होता है अधिक, तो अति उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ, जैसे अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यधिक जो शब्द है इसमें भी अति उपसर्ग होता है। बहुत बार पूछा जाता है अत्यंत, यहाँ पे हड़बड़ाने वाली बात है, अत्यंत में भी हमेशा अति उपसर्ग होता है, अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग होता है, अतिशय में भी अति उपसर्ग होता है। बहुत बार परीक्षाओं में ना बहुत बार पूछा जाता है आपका आ उपसर्ग। आ उपसर्ग की बात करूं तो आजीवन, इसमें अति उपसर्ग है। आगमन में आ उपसर्ग है। आपका आरक्षण, आरक्षण में भी क्या है, आ उपसर्ग है। आक्रमण में भी हमेशा क्या है, आपका आ उपसर्ग है। तो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपका, मैं आपको शब्द देता हूँ, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि अरबी फारसी के भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट है वो अंग्रेजी भाषा के हो जाते हैं। जैसे कि आपका सीधा क्वेश्चन आपने सुना होगा, सब जज, सब जज होता है, मतलब कि इसमें क्या है, जज के आगे सब आ रहा है, तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। मतलब कि इसने क्या है, जज के मीनिंग को बदल कर इसको क्या कर दिया, सब कर दिया। जैसे कि आपका कलेक्टर होता है, लेकिन कलेक्टर का छोटा जो होता है वो डिप्टी कलेक्टर होता है। तो डिप्टी क्या है, डिप्टी भी एक उपसर्ग है, किस भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने सुना होगा चांसलर, लेकिन उसी के आगे आप सुनते हैं वाइस चांसलर, जो उसका हेल्प करता है। तो वाइस भी क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। जनरल हो गया, जनरल भी एक क्या है, उपसर्ग है, किस भाषा का। देखो हिंदी थोड़ा जीके की तरह नहीं है, इसको समझना पड़ेगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब हो गया, डिप्टी हो गया, वाइस हो गया, जनरल हो गया, चीफ हो गया, हेड, एक होता है मास्टर, एक होता है हेड मास्टर। तो हेड आगे आ गया तो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। मतलब कि शब्द का मतलब ही चेंज कर देगा। ये है उपसर्ग, और शब्दों के शुरुआत में ही जुड़ते हैं। एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। भाई देखो प्रत्यय क्या होता है, परसों ही मैं आपको बता चुका था। प्रत्यय होता है कि साथ में पर बाद में, है ना। मतलब कि प्रत्यय का मतलब होता है साथ में पर बाद में, कि शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्द में विशेषता लाते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपके प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रत्यय वाला क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत ही डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्दों के शुरुआत में बदला करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और ये इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग है मैंने आपको बता दिए, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये सारे आपको देखो भाइयों याद रखने हैं, डिटेल से याद रखने हैं। जैसे कि आप प्रत्यय ले लो, आप एक ही प्रत्यय ले लो। जैसे कि एक शब्द है धूम, धूम के पीछे अगर लग गया अक्कड़,
तो क्या बन जाएगा, घुमक्कड़। ठीक है, एक अर्थ था घूम, और घूम के जैसे कि पी, एक शब्द है पी, पी के पीछे क्या लग गया, अक्कड़। तो अक्कड़ क्या है, अक्कड़ यहाँ पर एक प्रत्यय है, हिंदी के कृत प्रत्यय है आपका अक्कड़। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है ना। ये सारी बातें, जैसे कि एक शब्द है आपका धो, धो के पीछे लगेगा एक प्रत्यय आई, तो आई से क्या बनेगा भाई, धुआई, क्या बनेगा, धुआई, है ना। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में पूछा जाते हैं, है ना। धो के पीछे लगेगा आई तो बनेगा धुलाई, बनेगा भाई, धुलाई बनेगा। जैसे पढ़, पढ़ के पीछे लग गया आई प्रत्यय तो क्या बनेगा, पढ़ाई। तो पढ़ाई में हमेशा क्या है, आई प्रत्यय है। सिलाई, इसमें भी आई प्रत्यय है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद है अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी गोदामों में ढेर सारा अनाज भरा है, रेखांकित पद में विशेषण का भेद कौन सा है। देखिए सरकारी जो गोदाम है वहाँ पे ढेर सारा मटेरियल की, किसकी बात हो रही है, अनाज की बात हो रही है, और ढेर सारा अनाज भरा है, तो ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक मैं आपको पहले भी बता चुका था, और इस प्रकार की प्रैक्टिस मैं आपके बीच कराते रहूँगा। ये जो आपका ऐसे जो क्वेश्चन है अक्सर रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, और अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो तो यकीन मानिए आपका बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो ये विशेषण होते क्या है, ये तो मैं आपको परसों भी बता चुका था, लेकिन पुनः एक बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो परिमाणवाचक विशेषण है वो होता क्या है भाई। मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जहाँ पर क्या है, आपको जिन विशेषणों से संज्ञा तथा सर्वनाम के परिमाण का क्या होता है, बोध होता है। तो याद रखना सरकारी गोदाम में क्या है, ढेर सारा अनाज, अनाज मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आपके किसकी बात हो रही है भाई, आपकी मतलब किसी क्वांटिटी की बात हो रही है, और क्या भरा है, अनाज भरा है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण आएगा। अगर यहाँ पे होता कि वो व्यक्ति बहुत काला है, वो व्यक्ति बहुत लाल है, पीला है, नीला है ना, वो बैंगनी है, हरा है, नया है, पुराना है, ये क्या है, इसके गुण होता, ये क्या होता है, इसकी क्वालिटी की बात होती, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण आता। अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती कि 20 आदमी थे, 50 रुपए थे, है ना, तो यहाँ पे हमेशा क्या आता, संख्यावाचक आता। तो संख्यावाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ पे संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, और जहाँ पे गुणवाचक होता है जहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या होता है, गुण या धर्म या स्वभाव का बोध होता है, उसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक वाचक होता है जहाँ पे क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यह घर मेरा है, विशेषण कैसा होगा, सर्वनाम के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा कि सरकारी गोदामों में जब भी आप बात करेंगे परिमाण की, किसी चीज़ की, किसी क्वांटिटी की, तो हमेशा क्या आएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण आएगा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषता कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे विशेष्य भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ मोटा तो चलो विशेषण है, लेकिन लड़का क्या है, एक संज्ञा है। तो आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विशेषण के आपको पता होने चाहिए कि 4 भेद है, और चारों के चारों यहाँ पे दिए, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तब कामदेव की पत्नी ने अपना सम्मोहक जादू चलाया, रेखांकित पद में कारक का भेद किया। ये भाई आप बताने वाले हो। आपको मैंने बहुत बार बोला है कि हिंदी भाषा में जो कारक होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। कर्ता ने, कर्ता होता है जो काम करने वाला होता है। कर्म को मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़े। यहाँ पर क्या है, तब कामदेव की पत्नी ने क्या किया, अपना सम्मोहक क्या जादू चलाया, से के द्वारा। ये आपको याद रखना है, मतलब कि करण से द्वारा, करण से क्या होगा, करण कारक से हमेशा जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है वो करण कारक होगा, जिसके लिए काम किया जाए वो संप्रदान को के लिए, और जिससे अलगाव हो मतलब कि अलग होने की बात हो तो अपादान, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा वो अपादान कारक होगा। और अन्य पदों से जो संबंध हो, जैसे कि संबंध कारक, का, के, की, ने, ना, ने, नी, रा, रे, री, जहाँ से संबंध की बात हो रही हो वो कैसा होगा। तो यहाँ पे भी की आ रहा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए की सम्मोहक जादू चला है। तो मुझे लग रहा है कौन सा कारक यहाँ पे हो सकता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके अलावा अधिकरण हमेशा में पर, जहाँ पे काम का आधार हो रहा हो, और संबोधन जैसे हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना, बुलाना, ये क्या है, संबोधन कारक है। तो कारक के 8 प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई मतलब कि अलग होना,
हस्सा संबंध कारक का के की ना नेनी रा रेरी अधिकरण में पर संबोधन हो अरे अजी, ये सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इस देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद पर संज्ञा का भेद है। देखिए हमारे देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषण की कमी नहीं है, तो ये क्या है? ये सिर्फ जयचंद, सिर्फ वही जयचंद नहीं था, एक ही जयचंद, अब सभी को जयचंद बोला जाता है। तो ये जयचंद कैसा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात होती है तो नरेंद्र मोदी तो अपने आप एक मिसाल है, एक ही व्यक्ति है, तो आपका जयचंद क्या है? अब तो बहुत सारे जयचंद है। उदाहरण के लिए बोला जाता है कि विभीषण ने जैसे अपने भाई रावण को धोखा दिया, तो कोई भी अगर आज की डेट में आपको मान लो फॉर एग्जांपल धोखा दे दिया आपका ही भाई, तो आप बोलेंगे ये तो विभीषण है भाई, विभीषण का काम कर रहा है ये तो उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए जयचंद ने भी वैसे किया था। तो आज भी हमारे देश में धोखेबाज या जयचंदों के लिए अब उसको धोखेबाज के रूप में जाना जाएगा, तो जयचंदों की कमी नहीं है। तो ये एक जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा जो एक जाति का बोध कराती है, मतलब कि वो जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़की हो गया। नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी नदियों का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल गंगा होती, तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि गंगा तो सिर्फ एक यूनिक रिवर है ना, तो गंगा है कैसी? व्यक्तिवाचक। अब आप बोलेंगे पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री है, तो क्या है? पंडित जी कैसे थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री, और पंडित जी तो एक ही है, और पंडित जी कौन है? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पे किसी एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का जो यूनिक चीज़ है, जो प्रॉपर है, जैसे राम भगवान तो एक ही थे, बहुत सारे राम नहीं है, नाम के लिए राम तो बहुत है, लेकिन जो राम भगवान थे वो यूनिक एक ही थे। गंगा एक ही है, पटना एक ही है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा ऑप्शन में देखो समूहवाचक संज्ञा दिया। भाई समूहवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का ना होकर मतलब समूह या समुदाय की बात करेगा, जैसे कि वर्ग की बात करेगा। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते थे, ये भी एक ग्रुप है आपका। बहुत बार आपको पता रखना है, समिति हो गया, आयोग जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार, पुलिस, ये सारी चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समूहवाचक संज्ञा आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन में है भाववाचक। भाई भाववाचक जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि किसी के भाव, गुण, दशा आदि का जो ज्ञान कराते हैं ना, उनको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उसको बहुत क्रोध आ रहा है, इसमें बहुत मिठास है ना। तो ये सारी की सारी कैसी संज्ञा है? आपकी भाववाचक संज्ञा में आपको हमेशा याद रखना है, इसमें पीछे आओ आएगा या इसमें तो आएगा, इसमें पन आएगा, जैसे अपनापन, अनपढ़, है ना। ये सारी के सारे क्या है? मतलब कि ये सारे के सारे कैसे हैं? मतलब कि ये आपको याद रखना, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। एक बचता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक होता है मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा में शब्द या उसकी सामग्री का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जिसमें कोई वस्तु बनी हो, जैसे कि ठोस पदार्थ हो गया, आपका द्रव्य पदार्थ हो गया, ठोस में आपका सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे कि 10 यहाँ पे बोला होता है कि ये तेल ऐसा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है ना। इतना पानी है, घी है दो, और जैसे धुआं उड़ रहा है, इसमें कौन सी संज्ञा? तो धुआं क्या है? धुआं भी एक क्या है? आपका गैसीय पदार्थ है, तो इसमें भी कौन से है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसके बाद है कि जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है, और ऐसे ही क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में पूछे गए थे, तो ऐसा वाक्य जहाँ पर कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अच्छा, विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? तो विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किसी के होने या अस्तित्व का सामान्य रूप से बोध होता है, मतलब कि जिनसे किसी भी प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य गर्मी देता है, ममता ने खाना खा लिया, वह बालक है। यहाँ भी क्या बोल रहा है? जहाँ पे हमें सामान्य कथन या सूचना होती है किसी वाक्य की, तो कोई सामान्य कथन हो रहा है, कोई सूचना होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? विधानवाचक वाक्य। मतलब कि राजस्थान मेरा राज्य है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, वो शिमला गया होगा, इसमें क्या है? आपको सूचना मिल रही है। सूर्य क्या देता है? गर्मी देता है। तो ये सारे का सारा क्या है? विधानवाचक वाक्य है। दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूँ ऑप्शन में सूचनावाचक। भाई सूचनावाचक क्या है? तो अगर बात करें सूचनावाचक वाक्य की, तो वाचक जो वाक्य है वो ऐसा वाक्य है जो कोई विशेष जानकारी या तथ्य को बताता हो, मतलब कि जो सूचना देता हो। जैसे कि मतलब ये किसी घटना, कार्य, स्थिति के बारे में हमको जानकारी देगा। जैसे दिल्ली में कल बारिश हुई, आज विद्यालय भाई बंद रहेगा। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात की सूचना आप सुन रहे होंगे, है ना। जैसे कि क्या है, मैंने बोला आज विद्यालय बंद होगा, तो ये क्या है? आजकल हिमाचल में बारिश हो रही है, तो आज इस जिले में छुट्टी होगी, तो क्या है? सूचनावाचक है। यहाँ पर आपको सूचना दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि किसी विषय के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑप्शन में तो संकेतवाचक भी दिया। अगर संकेतवाचक की बात करें तो संकेतवाचक वाक्य वह होता है जिसमें एक क्रिया
का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। मतलब कि इन वाक्यों में अगर तो यदि जैसे शब्द आते हैं, है ना। जैसे कि आपका बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती, समझ रहे हो ना। तुम मेहनत करते तो आज सफल हो जाते। लड़का दौड़ रहा है, यहाँ मतलब कि क्या है, लड़का क्या है, दौड़ रहा है। मतलब कि सारे के सारे यहाँ वह शब्द एक व्यक्ति की ओर से संकेत करा, वह लड़का दौड़ रहा है। यदि तुम, जैसे अगर, यदि, वह, वो शब्द क्या है, संकेतवाचक शब्द के क्या है, संकेतवाचक जो वाक्य है इसके उदाहरण है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला है यहाँ पे, किसी वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो सॉरी, ये तो वही था आपका ऑप्शन नंबर बी, विधानवाचक। ये तो हमने देख लिया। हाँ, एक रह गया था कथनवाचक, पूछा जाएगा क्या होता है। तो हिंदी भाषा में जो कथनवाचक वाक्य है वो किसी साधारण जानकारी, विचार और तथ्यों को व्यक्त करता है। या तो साधारण जानकारी देगा या विचार और तथ्यों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। यह वाक्य या तो सत्य हो सकता है या फिर असत्य हो सकता है। इसका उपयोग रोजमर्रा की बातचीत में हम देखो, कथन, जैसे कथन हम आजकल लगाते हैं। मतलब कि जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि जैसे आप बोलेंगे जानकारी और तथ्य से संबंधित बोलेंगे आप कि चाहे वो सच हो या झूठ, मतलब कुछ भी हो सकता है, या सच भी हो सकता है कथनवाचक, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि कथन तो आदमी खुद ही बनाएगा, अपने आप से बनाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए मुंह की खाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका बुरी तरह हारना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। मुहावरे बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मुंह लगाना होता है सिर पर चढ़ाना, है ना। आपका मुंह बनाना होता है असंतुष्ट होना, कि आप किससे गुस्सा हो रहे हो तो मुंह बनाते हो आप किसी के सामने। नॉर्मल भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, अगर आप किसी गुस्सा हो जाए तो आप क्या है, या तो मुंह क्या है, मुंह फुला देते हो फिर सामने से, है ना। मुंह बंद होना मतलब कि चुप चुप कराना। बहुत बार आपने सुना होगा कि मुंह बंद होना, तो आपने, मैंने बता दिया। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी भराना, ये क्या है, किसी को ललचाना, है ना। मुंह से लार टपकना, लार कौन किसकी टपक, जो बहुत लालची होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। मुंह सूखना होता है भयभीत होना, जब आपका मुंह सूख जाता है तो आप क्या है, भयभीत हो जाते हैं, है ना। तो और दूसरा आपको बहुत बार दूसरे भी मुहावरे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एक मुहावरा है जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उथल पुथल मचाना। तो उथल पुथल का मतलब है हलचल होना। एक से तीन बनाना, खूब नफा करना, है ना। एक लाठी से सबको हाँकना, तो उचित न्याय करना। एक आंख से देखना, मतलब कि समान भाव से देख रहे हो भाई आप, सब आपके लिए सब जो है वो बराबर है, तो ये एक आंख से। ये सारी की सारी देखो मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको मुहावरे बताऊं तो जैसे आपका अंगूठा चूमना क्या होता है, किसी की खुशामद करना होता है। आपका ओठ चाटना क्या होता है, स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना होता है दंड देना। और ओठ चबाना होता है आप किसी पे क्या कर रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं। अंगूठा किसी को दिखा रहे हैं आप, तो देने से इनकार करना कि भाई मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। अंगूठा नचाना होता है किसी को चिढ़ाना। तो हिंदी अपने आप में मुश्किल है, और मैं जब से इसको पढ़ा रहा हूँ मेरे को पढ़ाना मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जीके अक्सर पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन हिंदी देखो अपने आप में कठिन है। और अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ यूट्यूब पे हिंदी की, और आपको इसी प्रकार हिंदी की बेहतरीन क्लासें मिलने वाली है। हिंदी हो, जनरल साइंस हो सकता है आज के दिन ही थोड़ी देर में एक जनरल साइंस की वीडियो भी आपके बीच आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि कोई और सब्जेक्ट भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाऊँ, तो यस या नो में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। डीजीटी कमीशन के लिए अभी चल रहा है, पटवारी के लिए बहुत जल्द आपके बीच ऐसी सीरीज आने वाली है। मैं वेट कर रहा हूँ 1 सितंबर का। ठीक 1 सितंबर से मेरी पहली वीडियो यूट्यूब के अंदर आपकी पटवारी परीक्षा के लिए जीके की आने वाली है, जो जीके भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, हर एक चीज़ पटवारी परीक्षा के लिए आने वाली है। बस आप तैयार रहिए, हर एक चीज़ हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि एक मुहावरा है, बहुत बार आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आंखें सेकना। आंखें सेकना, किसी की सुंदरता को देख आंखें जुड़ाना। और आंखें खुलना होता है कि सजग हो गए आप, है ना। तो ये सारी, आंख मारना, ये तो आपने सुना ही होगा कि आप किसी को क्या, जब इशारा करते हो तो क्या आंख मारते हो भाई। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कान खोलना होता है किसी को सावधान करना। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा गया, कान पर जू न रेंगना, मतलब कि बेखबर रहना। सारे का आपको मुहावरे याद रखने। स्वार्थ समीर चली सब प्रेम दीप बुझाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये अलंकार देखिए आपको याद रखना है। तो स्वार्थ समीर चली ऐसी प्रेम दीप बुझाए, तो इसमें आपका अलंकार है रूपक अलंकार। इस बात को आपने याद रखना है। तो रूपक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर मतलब कि जो आपका उपमेय होता है, उपमेय में ही उपमान का अभिध में आरोप किया जाता है। मतलब कि उपमेय की जो
तुलना है, वो मतलब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, मतलब के बीच क्या है, भेद को समाप्त करके उनको एक कर दिया जाता है। जैसे कि पायो जी राम रतन, मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम रतन क्या है और धन जो है, राम रतन धन पायो, ये आपने सुना होगा, धन में कोई अंतर नहीं है, राम रतन धन पायो क्या, बल्कि राम को इसमें धन बता दिया गया है। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, मतलब कि उपमेय और उपमान को कोई जो उनके बीच भेद था उसको एक ही कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। मतलब श्लेष अलंकार यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लेष अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ किसी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हो, मतलब एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हो। जैसे कि आप एक दोहा पढ़ते हो, मतलब कि उस शब्द में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, है ना, तो उसको ही बोलते हैं हम क्या, आपका श्लेष अलंकार। इस बात को आपने याद रखना है। तो श्लेष अलंकार आपको पता चल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और श्लेष अलंकार का एक दोहा है, सीधा क्वेश्चन कभी कभार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष शून। इसमें कौन सा अलंकार है, तो आंख बंद करके बोल देना। अब यहाँ पे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, भाई देखो पानी गए ना उभरे मोती मानुष शून। अब यहाँ पे मोती के लिए भी यहाँ पे चमक का प्रयोग किया गया है, मानुष के लिए भी। देखो पानी के यहाँ पे तीन अर्थ निकाले गए, एक तो मोती के लिए कि भाई चमक है, मानुष के लिए क्या है, स्वाभिमान और इज्जत है मनुष्य के लिए, और चून, चूना जिसको आप कहते हैं उसके लिए जो है वो जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, इसमें बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, ये सारे के सारे क्या है, श्लेष अलंकार है ना। चरण धरत आपने सुना होगा ये भी कि बहुत बार ये मैंने तो इसको पढ़ा है, लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो इसको आप बिल्कुल आप इसको कर सकते हो, ये भी तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इतना ही कर लेते हैं आज के लिए। हमारी वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो थोड़ी भी, तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।